हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है वो बताने वाला हूँ। तो आपको इन्हीं तरह के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ के देख लेना है, याद कर लेना है, ताकि अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वो गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने कमेंट किया है, सामाजिक एसएसटी का पेपर होना चाहिए और शायद कमेंट करने वाले प्रिया शर्मा नाम से है कोई। तो चलिए, मैं आपके लिए यहाँ पे एक मॉडल पेपर है वो जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इनको देख लीजिए। बाकी आगे भी दोस्तों मैं आपको और भी पेपर है वो सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टाइम पे। तो आप कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है। तो दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा कि दिशा सूचक जो एक यंत्र होता है, गोल आकार का भी हो सकता है, ठीक है, और वर्गाकार का भी, आयताकार का, कि किसी प्रकार का हो सकता है। उसमें एक सुई लगी हुई रहती है इस तरह की, ठीक है। तो वो सुई क्या करती है, कौन सी दिशा को इंडिकेट करती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चुंबक है हमेशा, वो चुंबक दोस्तों आपका एन और एस यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उसको हमेशा इंगित करता है। कौन कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों दिशाओं को ही वो इंगित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है कि दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है। तो अगर अपन उसको जैसे कि कई बार होता है कि आप जंगल में गए हैं और जंगल में खो गए और आपको दिशा का ध्यान नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पे घने पेड़ होते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो दिशा सूचक यंत्र होता है, चुंबक जो होता है, मैग्नेट होता है, उसको आप देखोगे कि वो उसके आसपास आप लोहे की चीज़ रखेंगे कि वो किस जगह जाके रुकती है। वो जो डायरेक्शन होगी दोस्तों, वो आपकी उत्तरी ध्रुव दर्शाती है। इसके बाद देखिए, भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह क्या होगी। तो साथियों, भारत में आप सभी जानते हैं कि आप मतदान जब करते हैं किसी भी जैसे सरपंच का चुनाव हो गया, या फिर मुख्यमंत्री का हो गया, या फिर प्रधानमंत्री का हो गया, इसमें दोस्तों अगर आप भाग लेते हैं तो यहाँ पे आपकी उम्र है वो 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। साथ साथ में आपको बता दूं कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के पद के लिए वगैरह, ठीक है, इस तरह के, तो आपको क्या है 25 वर्ष, मुख्यमंत्री वगैरह के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। और 35 वर्ष के लिए दोस्तों अगर आप राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव करते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष होती है, राष्ट्रपति वगैरह के लिए 35 वर्ष। तो अलग अलग आयु के लिए अलग अलग आपकी यहाँ पे सीमा रखी गई है। आगे देखिए, वेदों की संख्या है। तो आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, तो यहाँ पे सही आंसर पहले टिक कर लेते हैं अपन, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 4 जो वेद है उनके नाम लिखिए, तो फिर आप क्या लिखेंगे। अगर आपको याद है, ध्यान में है, आपने वीडियो देखा है, तो आपको याद रहेगा। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है कि आपका माइंड है वो एक मतलब आप जो कन्फ्यूजन रहती है आपके, किस तरह का पेपर एग्जाम में आता है और किस किस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। तो इसके लिए मॉडल पेपर वगैरह बनाए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। और इन पेपर्स में से अगर बात की जाए तो लगभग आपके 70% जो क्वेश्चन है वो मिलते भी हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ चारों वेदों के। फर्स्ट वेद की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला आपका है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को दोस्तों सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर का आता है, पहला तो आपका क्या हो गया, ऋग्वेद। दूसरा नंबर का आप नोट करेंगे, तो सेकंड नंबर का आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। सेकंड नंबर का होता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। तीसरे नंबर का आप नोट डाउन करेंगे सामवेद। तीसरे नंबर का क्या हो गया, सामवेद। चौथे नंबर का कौन सा हो गया, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये चारों आप याद कर ले। पहला नंबर का भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ऋग्वेद, ठीक है। पहले नंबर का ऋग्वेद हो गया, फिर यजुर्वेद हो गया, फिर सामवेद हो गया, फिर अथर्ववेद हो गया। अब इनकी डिटेल से जानकारी आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी कक्षाओं के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नाम ही याद रखना आपको लिए। डिटेल अगर आपका होता है आगे आने वाली कक्षाओं में तो मैं डिटेल भी इसकी बता सकता हूँ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 9 ग्रह हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि प्रत्येक देश की एक तिथि रेखा है और समय रेखा ये डिसाइड की गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तिथि रेखा के बारे में बात करना है कि जो तिथि रेखा है वो क्या है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि आपका जो जैसे पृथ्वी है, ये मान लीजिए इसके 2 ध्रुव हो गए आपके, ठीक है। पहला हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। जो बीच की जो रेखा है उसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा,
भूमध्य रेखा, जो खड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं अपन ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो रेखाएं डिसाइड की गई है, ये क्या है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय रेखा, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिनोट की गई है, जिससे कि अलग अलग देश का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, बाकी आप अपनी किताब के हिसाब से ज़रूर देखें। आगे देखिए यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप अपने जो बुक है आपके पास उसमें टिक मार करके रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में भी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, पूछे गए पेपर के हैं सारे। तो आपको आसानी रहेगी कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करें। बाकी फालतू चीज़ें आप जैसे कि और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से आपको थोड़ा कम यहाँ पे समय भी लगेगा। आगे देखिए व्यापार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापार दोस्तों अलग अलग होते हैं, बहुत सारे व्यापार होते हैं, आप कोई सा भी व्यापार ले लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पे अगर कोई एक दो व्यापार की बात करूँ तो आप बता सकते हैं, फसल व्यापार हो सकता है, फसल का व्यापार किया जाता है, ठीक है। और वस्त्र व्यापार हो गया, वस्त्रों का व्यापार किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि चमड़ा उद्योग का व्यापार किया जाता है, आभूषणों का व्यापार किया जाता है, सोना चांदी वगैरह। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, किताब के हिसाब से आप देखें, ठीक है। और बाकी टिक मार करके रखें इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। बाकी फिर और भी वीडियो में मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगला देखिए यहाँ पे उपभोक्ता के शोषण के कोई 3 उदाहरण लिखिए। उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कि आप खुद एक क्या उपभोक्ता हैं। कंपनी ने कोई माल बनाया, ठीक है, और आप उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी ने तेल बनाया, ठीक है, तो आपने तेल मार्केट से खरीदा और फिर अपने यूज़ में ले रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं। तो बीच में जो जैसे कि आपने किसी दुकान से खरीदा, तो जो दुकान वाला है वो उसकी कीमत को ऊपर नीचे कर देता है, कई बार उसमें गड़बड़ी कर देता है। कंपनी है, कंपनी भी कई बार लोगो अलग लगा देती है, जैसे फर्जी कंपनियां भी चलती है। तो उपभोक्ता के शोषण अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए बाल अधिकार कौन कौन से हैं। बाल अधिकार दोस्तों, आप एक बाल है, शिष्य है, छोटे बालक है, तो आपके क्या क्या अधिकार है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बाल अधिकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँ 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक है, ठीक है, 14 वर्ष तक के जो बालक है उनके लिए जो शिक्षा है, शिक्षा को क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है। और ये कब किया गया है, जो आपका संविधान संशोधन की बात करें यहाँ पे 86 संविधान संशोधन 2002 में सभी बालकों के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक है, उनके माता पिता की ये जिम्मेदारी वगैरह रखी गई है कि उनकी शिक्षा अनिवार्य की जाए। तो एक तो ये अधिकार हो गया कि आपको शिक्षा का अधिकार है। बाकी जो कल कारखाने होते हैं, ठीक है, कल कारखाने यानी कि 14 वर्ष से छोटे बालकों को आप किसी मजदूरी पे नहीं ले जा सकते, तो ये भी आपका बाल अधिकार है कि आप किसी भी जगह 14 वर्ष से कम के बालक है तो आपको कोई भी काम मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों आप और भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए सम्राट अशोक द्वारा लोक कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। तो सम्राट अशोक के द्वारा बहुत सारे कार्य हैं वो किए गए थे। जैसे कि बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी कर भी कम किए थे। जब वो नेपाल गए थे कपिल मुनि में, तो वहाँ पे भी उन्होंने जो कर था वो भी कम किए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो आप देखिए अपनी बुक के अकॉर्डिंग। प्राचीन काल में भारत से कौन-कौन सी वस्तुएँ निर्यात की जाती थी? प्राचीन काल में दोस्तों अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं, मसालों के अंदर बात की जाए तो आपकी अपन क्या-क्या बोल सकते हैं कि इलायची मान लीजिए, ठीक है? इलायची, ठीक है? और इलायची के अलावा जो अपना यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च, ठीक है? काली मिर्च हो गया, ठीक है? और हल्दी वगैरह। तो सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं वो सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते थे, ठीक है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि केरल है, ठीक है? केरल केरल के तट से सबसे ज़्यादा क्या है, काली मिर्च का है ना, वो जो व्यापार किया जाता था पड़ोसी देशों के अंतर्गत अरब कंट्रियों में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें यहाँ पे। क्या कारण था कि प्राचीन सभ्यताएं नदी किनारे मैदानों में पनपी। अब आप सभी जानते हैं कि नदी के किनारे ही क्यों पनपी है। अब आप कहीं पे रहते हैं, सपोज कर लीजिए, तो आपके आसपास अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे परेशानी होगी। तो पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके जो आपका राज्य होगा, ठीक है, जो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका राज्य है, यहाँ पे कोई सभ्यता पनपी, तो इसके पास में क्या होगा कि यहाँ पे एक पानी की नदी बहनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके राज्य में पानी की कमी ना हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पे कोई व्यापार करते हैं आपके राज्य में, तो यहाँ पे जो नाव वगैरह यूज़ की जाएगी, तो नावों के द्वारा नदी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप सामान को आसानी से निर्यात और आयात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो आयात निर्यात, और साथ ही आपके जो डेली रूटीन के कार्य हैं, फसल करेंगे आप, ठीक है, या फिर कोई भी निर्माण का कार्य होगा जिसमें पानी की ज़रूरत है, तो पानी के लिए ये होना ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादातर जो सभ्यताएँ हैं वो नदी के किनारे पनपी है।
आगे देखिए साथियों, यहाँ पे पैमाना किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। पैमाना दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी कौन से पैमाने की बात कर रहा है आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए जाने वाले कार्य को आपको लिखना है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा दोस्तों जो आपकी गांव होता है, ग्रामीण जो इलाके होते हैं, वहाँ पे डेवलप किया जाता है। वहाँ पे स्कूल वगैरह का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे जो भी कुछ जैसे पानी की व्यवस्था की जाती है, नालियों की व्यवस्था की जाती है, सड़कों की व्यवस्था की जाती है, जो कि आम जन के जो नागरिक होते हैं उन सभी के लाभ की उद्देश्य से कार्य किए जाते हैं, ताकि जो वहाँ का जनजीवन है वो एक सही तरीक़े से हो और सभी प्रकार की सुविधाएँ वहाँ पे मौजूद हो। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, यहाँ पे अक्षांश व देशांतर रेखाओं में अंतर क्या बताइए। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्स अक्ष को बोलेंगे अक्षांश, ये तो आपका अक्षांश हो गया, ये आपका देशांत हो गया, ठीक है। इसी से दोस्तों क्या है कि आपकी जो पृथ्वी की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई एक्स पे होगा जो ग्रीनविच रेखा होगी, ये भूमध्य रेखा हो गई। इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंने भूमध्य रेखा बोला था, विषुवत रेखा भी इसको बोला था, विषुवत रेखा, ठीक है। तो इस तरह से इसको अपन ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी ये तो हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हो गई। और ये अलग अलग आपकी डिपेंड करती है पृथ्वी के दिन रात जो बनते हैं, घूर्णन गति वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें अलग अलग डिपेंड करती है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गया आपका नीचे वाला मकर रेखा और ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा। इस तरह से पृथ्वी को डिनोट किया गया है। बाकी आप पूरा विस्तार से पढ़े। अगला देखिए यहाँ पे विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को आपको अंकित करना है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं विश्व का मानचित्र ये बना देता हूँ मैं एक ओवरली। इस तरह से मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आपको बताना है। कर्क रेखा, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बता दिया, ये तो भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है ऊपर वाली, ये कौन सी है, कर्क रेखा। ये नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा, मकर रेखा। भारत, भारत यहाँ पे है, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा यहाँ पे है भारत। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आएगा नीचे। यूरोप महाद्वीप यहाँ पे आ गया पूरा, ठीक है। भारत यहाँ पे आ गया, हिंद महासागर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ नीचे बता दिया मैंने, एशिया महाद्वीप बता दिया। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। कक्षा 6 के लिए एक बार कक्षा 6 के जो छात्र हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान एसएसटी का जो मॉडल पेपर है वो आपको बताया है। लगभग आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह के प्रश्न आपको याद करना है परीक्षा के लिए। बाकी आप कमेंट करिए, और जो कमेंट किया था प्रिया शर्मा ने, ठीक है, तो ऐसा ही आप भी कमेंट करिए जो भी आपको पेपर चाहिए। जैसे एक और स्टूडेंट ने अभी कमेंट किया था कि कक्षा 8 के लिए, सर क्लास 8 के लिए जो आपके डेस्क वर्क वाली जो कार्य हैं वो आप अपलोड करें। तो आगे मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे मेरे पास अवेलेबल होता है इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामग्री तो मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आप, जैसे अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं कर पाऊँगा। एक विद्यार्थी के लिए तो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ, नई वीडियो में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, और आज भी लगातार हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से पेपर है वो प्रोवाइड कराए जाए, क्योंकि छुट्टी करने से कोई मतलब नहीं है। डेली अगर दोस्तों मैं आपको 2-2 पेपर भी अपलोड करता हूँ तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, साथ ही मेरे लिए भी। धन्यवाद।